आज मैं उस बहादुर सेना और उस पिस्टल शूटर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। ये कहानी है 1938 की, हंगरी के आर्मी कैरोली की। और वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर में से एक है। उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी सबको वो जीत चुका था। उसकी मेहनत और उसकी बहादुरी को देखकर वहाँ के लोगों को पूरा पता था कि जो टोक्यो ओलंपिक अब 1940 में होने वाली है उसमें भी गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। और कैरोली का भी यही सपना था और उन्होंने पिस्टल शूटिंग की कई सालों से ट्रेनिंग की थी और उनका बस एक ही सपना था कि अपने इस हैंड को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाए। और वो इसमें कामयाब भी हो गए और अपने गोल पर फोकस करते हुए पूरी लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी जो ओलंपिक्स 1940 में आने वाला था। लेकिन 1938 में एक आर्मी कैंप का ट्रेनिंग चल रहा था और उसी आर्मी कैंप में कैरोली भी थे। लेकिन अचानक से उनके वही हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया जिसे वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे। लेकिन वो हाथ चला गया और जो उनका सपना था वो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। और उनके पास बस दो ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस टूटे हुए हाथ के साथ रोते हुए गुजार दे, या फिर अपने वही पुराने वाले गोल पर डटा रहे जिसकी उन्होंने सालों से मेहनत की थी। और पता है उसने क्या किया? उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया, जो नहीं है उसके पास। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास है। और क्या है उसके पास? एक अपना लेफ्ट हैंड। 1 महीने उसका इलाज चलता हॉस्पिटल में राइट हैंड के लिए। उसके ठीक 1 महीने बाद उसने अपने वही लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू कर दी। और ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में जो नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली थी उसमें वो गया पार्टिसिपेट करने। और वहाँ के और भी पिस्टल शूटर थे, वो सब कैरोली को देखकर चौंक गए। उसने सबको कांग्रेचुलेट किया। उन लोगों ने कहा, देखो ये होता है बहादुरी, ये होता है जज्बा। इतना कुछ होने के बाद भी ये हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया है। और सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। फिर कैरोली ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे कॉम्पिटिट करने आया हूँ। चलो तैयार हो जाओ। ये बात सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि कैरोली 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा है। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और वहाँ पे जितने भी पिस्टल शूटर थे सब अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे। लेकिन ये कर रहा होता है अपने ओनली हैंड से, सिर्फ एक लेफ्ट हैंड से बस। और फिर कौन जीता? कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसने ठान लिया था कि अपने इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। अब उसने फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी 1940s के लिए, जो ओलंपिक्स 1940s में आने वाला था। लेकिन वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब सबको लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कैरोली ने फिर भी हार नहीं मानी
अब उसने अपनी पूरी फोकस डाल दी 1944 के ओलंपिक्स के लिए, लेकिन वो भी ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। और अब उसका उम्र भी साथ देना छोड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब उसने अपनी पूरी फोकस डाल दी 1948 के ओलंपिक्स के लिए, और फिर वो गया। दुनिया के जितने भी बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे वो सब अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पिटिट कर रहे थे, लेकिन ये किससे कर रहा होता है? ये अपने वही एक लेफ्ट हैंड से कॉम्पिटिट कर रहा होता है। और फिर कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोल ली। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पिटिट किया उसने। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स, लेकिन 1952 में उसकी एज हो गई थी 42 इयर्स। और जो प्लेयर लोग आते हैं कॉम्पिटिट करने, उनकी एज बस 18 या 19 होती है, और उनके साथ कॉम्पिटिट करना थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन ये जो मुश्किल नाम की वर्ड होती है ना, ये था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। और फिर इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोल ली। 4 साल में पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी उसने। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी बंदे ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन यह काम कैरोल ली ने करके दिखा दिया। तो इससे हम ये समझते हैं कि हमें अगर कभी भी कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें कभी हार नहीं मानना है, बस अपने गोल पर डटे रहना है।